चक 5 विलम में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में शिक्षण शास्त्र का जो विषय है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है, क्यों इसका अध्ययन करवाया जाता है, किस प्रकार से टीचर के रूप में आप प्रशिक्षित होकर के सामाजिक अध्ययन का शिक्षण बच्चों को करवाएंगे, तो इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसको लेकर के बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार के उद्देश्यों को आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए या आपके अंदर इस प्रकार के गुण आ सके, इसके लिए आपको सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के रूप में इसके अंदर उसके उद्देश्य और उसकी जो लक्ष्य है बता करके आपको इसके अंदर जो महत्व बताया जाता है, जो कि आप बच्चों को आगे बता सको और बच्चों के अंदर सामाजिक अध्ययन के अंदर रुचि पैदा कर सको। तो आज तक हमने सामाजिक अध्ययन के अंदर आज तक जो पढ़ लिया, उसके अंदर हमने सामाजिक अध्ययन की प्रस्तावना, उसका अर्थ, उसकी नवीन संकल्पना, जो आज आधुनिक संकल्पना क्या है, आधुनिक अवधारणा क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। और इसके साथ साथ हमने इसकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया कि ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये मानव और वातावरण के साथ जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन करवाता है। इस प्रकार की बातें इसके अंदर आई। उसके बाद हमने इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। प्रकृति के अंदर इसके जो किस प्रकार की प्रकृति, कला भी है, विज्ञान भी है, कला किस रूप में है, विज्ञान किस रूप में, किस प्रकार से विज्ञान की वैज्ञानिकता के तहत इसके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। और कला के रूप में भी हम देखते हैं कि मानव का व्यवहार क्या बदलता रहता है, और बदलते हुए व्यवहार के अंदर जिस प्रकार से वो कौशल और इस प्रकार की रुचियों के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, तो वो व्यवहारिक कार्य करता है, जिसके अंदर कला का भी बहुत योगदान है। इसी के आधार पर हमने क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। तो क्षेत्र के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर नागरिक शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र का समावेश मुख्य रूप से होता है, क्योंकि समाज में रह करके मानव समाज में रहता है, तो समाज में रह करके वो भौगोलिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है, वो आर्थिक कंडीशन से भी प्रभावित होता है, वो इसके अंदर जो अपना प्रशासन है, राजनीति है, उसके अंदर से भी प्रभावित होता है। तो इसमें जो क्या है, इतिहास है, इतिहास के अंदर किस प्रकार से पहले चला आ रहा था, वर्तमान में क्या चल रहा है, तो इसकी अकॉर्डिंग, यानी कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो इतिहास का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन किया जाता है, वो सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है कि पहले क्या था, क्या हो गया, किस कारण से हुआ, इसका क्या परिणाम निकला, इसका कारण क्या था। इस प्रकार से इतिहास का अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो इसकी अपने क्षेत्र देखा था, इसमें 4 रूप से इसके अंदर आते हैं कि इतिहास हो गया, राजनीति है या नागरिक शास्त्र कह सकते हैं, और इसके अंदर अर्थशास्त्र है और भूगोल है। ये 4 जो मुख्य क्षेत्र है वो इसको सामाजिक अध्ययन को प्रभावित करते हैं, और मुख्य रूप से यही क्षेत्र को के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमने सहसंबंध के बारे में अध्ययन किया था कि सहसंबंध के अंदर कि सामाजिक अध्ययन का दूसरे विषयों से क्या सहसंबंध है। तो जिसके अंदर जिस प्रकार से किसी भी शिक्षण विषय को बढ़ाने के लिए जब दूसरा शिक्षण विषय उसकी सहायता करता है, तो उसको हम सहसंबंध बोलते हैं कि हमने एक विषय या एक प्रकार को बढ़ाने के लिए दूसरे विषय की सहायता ली है। तो इसके अंदर 2 प्रकार के देखे थे सहसंबंध की। एक तो एक ही विषय के अंदर जब उनके प्रकरणों के अंदर या टॉपिक्स के अंदर सहसंबंध किया जाता है, तो वो एक अलग शिक्षात्मक सहसंबंध होता है, और जो अनुप्रस्थ सहसंबंध होता है वो एक विषय से दूसरे विषय में सहसंबंध होता है। इसी प्रकार से हमने जीवन से संबंधित भी सहसंबंध पढ़ा था कि जब हम जीवन के उदाहरणों के बारे में सहसंबंध देते हैं, उनके उदाहरणों के माध्यम से किसी विषय का विकास करते हैं, उसमें उदाहरण देते हैं, उसके सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, तो एक जीवन से संबंधित सहसंबंध भी होता है। तो हमने इसके अंदर सहसंबंध के अंदर विभिन्न जो विषय हैं, स्कूली विषय हैं या विद्यालय के जो विषय हैं, उनके साथ सहसंबंध पढ़ा था कि भूगोल के साथ क्या सहसंबंध है, साहित्य के साथ क्या सहसंबंध है, साहित्य की जो इस प्रकार की रचनाएं जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संबंधित होती हैं, यदि उन रचनाओं को हम इतिहास की क्लास के अंदर उसको पहले या बाद में या बीच में उसकी जो पंक्तियां हैं या उसका जो साहित्य है उसको हम लेकर के उसका विकास करेंगे, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर अधिक रुचि आएगी।
जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप योग कविताओं की जो भोजपुरी तरीके से भी जो अपने लिखी हुई है उसका अपने समावेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान के अंदर विज्ञान का जो आधुनिक है, विज्ञान ने किस प्रकार से समाज को प्रभावित किया है, इसके उदाहरण हम दे सकते हैं। इसी प्रकार से इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, कला के अंदर हम इसके अंदर चित्र बनाना, दार्शनिकों के बच्चों को चित्र बनाना दे सकते हैं, उनके मैप बनाना जिसमें कि उसको क्या इंगित, उसके अंदर उस स्थान को इंगित करना जहाँ पर उसके अपने संस्कृति को समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातों का हमने हस्तकार्य के रूप में भी सहयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र का भी सहयोग होता है, क्योंकि समाज के अंदर रहते हुए आर्थिक क्रिया करनी पड़ेगी और आर्थिक क्रिया करने के लिए जो भी समाज के अंदर प्रभावित होते हैं वो आर्थिक क्रिया के अंदर आते हैं। तो सामाजिकता का अध्ययन करते करते जब हम अर्थशास्त्र का सहयोग लेते हैं, आर्थिक घटनाओं का सहयोग लेते हैं, तो उसका मतलब हम सामाजिक अध्ययन के अंदर अर्थशास्त्र का भी सहयोग ले रहे हैं। इसी प्रकार से समाजशास्त्र का है, क्योंकि समाजशास्त्र ही समाज का अध्ययन है और सामाजिक अध्ययन में भी समाज का अध्ययन किया जाता है। तो जिस प्रकार से समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन के अंदर भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपस में संबंधित है। इसी प्रकार से हमने ये 2 टॉपिक्स कर लिए कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रस्तावना, प्रकृति और उसके अंदर क्षेत्र है। फिर सहसंबंध के बारे में हमने विभिन्न विषयों के अंदर अध्ययन कर लिया। अब एक जो नया टॉपिक है अपनी शुरुआत कर रहे हैं, वो है सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य और उद्देश्य, यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं और क्या उद्देश्य हैं। तो मेन जो टॉपिक इसी में है कि आपको जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करवाया जाता है उसके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। क्योंकि आपको जो बीएड में लगाया गया है इसलिए लगाया गया कि आपने एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में एक शिक्षण विषय चुना है, आप उसके अंदर पारंगत होना चाहते हो कि मैं सभी गुण शिक्षण के सामाजिक अध्ययन के टीचर के रूप में मेरे पे सभी गुण आ जाएं और मैं अपने सामाजिक अध्ययन विषय को समझ सकूँ। इसीलिए आपको शिक्षण शास्त्र का विषय जो आपका बीए लेवल का या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल का या एमए लेवल का जो होता है उसके अंदर आपको टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में चुनना होता है, जिसके अंदर आप पारंगत होकर के उसी विषय में स्कूलों में आप उसका शिक्षण कार्य करवाओगे। इसी के अंदर जो लक्ष्य है उद्देश्य हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए कि आपके विषय के क्या लक्ष्य हैं और क्या उद्देश्य हैं। हालांकि लक्ष्य उद्देश्य को आमतौर पर एक मान लिया जाता है कि लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है, इसके अंदर अंतर है। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। लक्ष्य जैसे एक बड़ा रूप है जिसको हम लक्ष्य मान करके चलते हैं कि मेरे जीवन में क्या लक्ष्य है। मान लो एक व्यक्ति का लक्ष्य डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने के लिए अब उसको समय समय पर उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे। पहले शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, शिक्षा के अकॉर्डिंग उसी शिक्षा एक नॉर्मल शिक्षा ग्रहण करने के बाद में फिर उसको डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो समय समय पर उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेगी। तो लक्ष्य एक ब्रॉड है, एक बड़ा है और उसके अंदर विभिन्न आधार पर उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार से हम सामाजिक अध्ययन के अंदर देखें तो सामाजिक अध्ययन के अंदर लक्ष्य है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का मतलब समाज का अध्ययन। तो समाज के अध्ययन के अंदर नागरिक निवास करता है, तो नागरिक को सामाजिकता का विकास करना मेन लक्ष्य है। उस नागरिक के अंदर सामाजिकता का विकास किया जाए जिसके कारण वो समाज के अंदर जीवन यापन कर सके, सही रूप से रह सके। तो सिर्फ इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि मुख्य लक्ष्य यही है कि उसके अंदर समाज एक जीव है, सामाजिक जीव है, तो उसके अंदर सामाजिकता के गुणों का विकास करना उसका मेन लक्ष्य है, ताकि वो जीव उसके अंदर समाज में रह सके। इस प्रकार से हम कहते हैं कि बालक के आरंभ से ही समाज में रहने के ढंग को सिखाना होगा, जो इसका मेन लक्ष्य होगा सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने कुछ बातों को लेकर के हम कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन में बालकों का सामाजिक विकास होना चाहिए, बालकों के अंदर सामाजिक उद्देश्य पैदा होने चाहिए, समाज में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो लेकिन इसके अंदर जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो क्या है, इसके अंदर अपने कहते हैं कि उत्तम नागरिकता का विकास करना। पहले अपने इसको लिखते हैं, पहले लक्ष्य करेंगे इसके कि सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य क्या है। तो सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य
तो लक्ष्य मैंने कहा था कि तो बड़ा रूप है, जो मेन रूप विषय का जो लक्ष्य होता है वो होता है जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या उसका लक्ष्य है, क्या वो सिखाना चाहता है या क्या बताना चाहता है। जिस प्रकार से आपने उदाहरण दिया था डॉक्टरी का, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए विभिन्न समय पर विभिन्न छोटे छोटे उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्य तो मेन क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसके लिए क्या क्या उद्देश्य निर्धारित करने, उस समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य है कि उत्तम नागरिकता का विकास करना। उसके लिए बच्चे को या बालक को सहानुभूति की शिक्षा भी देनी पड़ेगी, उसको दया की शिक्षा भी देनी पड़ेगी, उसको इस प्रकार की कहानियाँ भी सुनानी पड़ेगी जिससे कि वो ईमानदारी के आगे प्रेरित हो, ईमानदारी उसके अंदर आए। तो इस प्रकार से उत्तम नागरिकता का विकास करने के लिए कई उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे। पहले प्राइमरी लेवल पर शिक्षा है तो उसके अलग उद्देश्य होंगे, माध्यमिक स्तर पर अलग होंगे। लेकिन जब सामाजिक अध्ययन है उसका जो मेन उद्देश्य है बालक के अंदर इस प्रकार के गुण विकसित हो जाए कि वो एक उत्तम नागरिक कहलाए और समाज में सही ढंग से रह सके। इस आधार पर हम कह सकते हैं उसमें उत्तम नागरिकता का विकास। तो सामाजिक अध्ययन के जो लक्ष्य है, सबसे पहले जो लक्ष्य लिखेंगे उत्तम नागरिकता का विकास करना। तो मेन उद्देश्य है मानव को मानव बनाना है। सामाजिक अध्ययन के अंदर मानव को मानव बनाना है, मानव को सामाजिक बनाना है, मानव को सामाजिकता की भावना का विकास करना, मानव को समाज में रहने के लायक बनाना, इसका मेन लक्ष्य है सामाजिक अध्ययन का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक उत्तम नागरिक का विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाता है। तो उत्तम नागरिक का मतलब है उसके अंदर इस प्रकार के सभी गुण विकसित हो जाएं जिसके अंदर वो एक जीवन समाज के अंदर, देश के अंदर, परिवार के अंदर सही ढंग से रह सके। उसके अंदर इस प्रकार की जो दया है, सहानुभूति है, दूसरे के प्रति जो आत्मनिर्भरता है या फिर अपना आत्मविश्वास है, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। दूसरा है सामाजिक भावनाओं का विकास। सामाजिक भावनाओं का विकास। हम यह कह सकते हैं कि समाज में रहना सामाजिक भावनाओं का विकास आवश्यक है। सामाजिक भावना को, समाज को समझने का, एक समाज में रह करके उसको समझने का, और दूसरे समाज के साथ किस प्रकार का सहसंबंध होना चाहिए, किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, ये सारी बातें इस सामाजिक अध्ययन के अंदर ही आती है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन का विषय के अंदर आप एक नागरिक के रूप में आपको प्रशासनिक ढांचा भी समझना होगा कि आपके देश का प्रशासनिक ढांचा क्या है, आपका राजनीतिक ढांचा क्या है, आपके समाज के नियम क्या हैं। आप उन समाज के नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो इतिहास है, इतिहास की जो आपकी पृष्ठभूमि है समाज देश की, वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो सामाजिक जो भावनाएं होती हैं समाज के अंदर रहती आवश्यक है। उन भावनाओं का विकास सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही संभव होता है। तो मेन जो लक्ष्य है इसके अंदर एक नागरिकता का विकास करना, और नागरिकता का विकास तभी होगा जब सामाजिक भावनाओं का विकास होगा। तीसरा इसका लक्ष्य है जो है सामाजिक समस्याओं का ज्ञान और निराकरण। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान व निराकरण। सामाजिक अध्ययन में आपने इस प्रकार के विषय देखे होंगे जो सामाजिक समस्या से जुड़े होते हैं, जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, ये डॉक्टर प्रथा है। इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं जो समाज के अंदर सामाजिकता को प्रभावित करती हैं, इस प्रकार की समस्या का ज्ञान हमें होना चाहिए, उसका निराकरण भी हो, ताकि समाज में रह करके एक उत्तम नागरिक तभी बनेगा जब वो उन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ेगा जो लंबे समय से चले आ रही है और आधुनिकता को अपनाएगा। इस प्रकार अपने ये नहीं कह सकते कि सभी प्रकार की जो परंपराएं उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की परंपरा को तोड़ने का प्रयास करेगा जो आज उपयोगी नहीं है, आज उसके लिए उपयोगी नहीं है। समाज बदल रहा है, समाज के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे, क्योंकि आप कहते हैं कि समाज गतिशील है,
सोशल मोबिलिटी है। तो सामाजिक गतिशीलता के कारण जो पुरानी परंपराएं हैं वो कई बार इस प्रकार की हो जाती हैं कि उनका उपयोग नहीं रहता। तो इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराएं उनका निराकरण करना, कुप्रथाओं का निराकरण करना या कुप्रथाओं को छोड़ना, ये सारी चीज़ें इसका सामाजिक अध्ययन का मेन लक्ष्य है, ताकि वो बालक उन बातों को ज्ञान प्राप्त करके उन समस्याओं को जान भी सके, उसका निराकरण भी कर सके। ये सामाजिक अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य होता है। बालकों के विभिन्न वृत्तियों में कलाओं का विकास। बालकों में विभिन्न वृत्तियों व कलाओं का विकास। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर इस प्रकार की बातें जो कलात्मक रूप से जो अपने सहसंबंध के अंदर पढ़ा था कि हस्तकार्य के रूप में वो मैप बनाना, चित्र बनाना या इस प्रकार की बातें हैं। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर इन तथ्यात्मक सूचनाओं को मापदंडों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा या रुचियों के द्वारा कौशल निर्माण करना सीखना चाहिए। उसको स्किल उसके अंदर आना चाहिए। किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि सामाजिक अध्ययन के इस प्रकार के अर्थशास्त्र से जुड़ा होता विषय है। तो अर्थशास्त्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में आप खेती करना चाहते हो तो खेती के लिए क्या उपयोगिता है, किस प्रकार की बातें हैं, कहाँ कौन सी भूमि वहाँ सही रहेगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवसाय करना चाहते तो उसके लिए भी है। तो एक प्रकार से अपनी जो वृत्तियाँ हैं या कलाओं का विकास करना, अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि बालक आत्मनिर्भर भी बन सके, अपने रुचियों को जागृत कर सके, अपने रुचियों के अकॉर्डिंग कार्य कर सके, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग कार्य कर सके, अपनी योग्यता को समझ सके। ये सारे जो विषय हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंदर आते हैं। और लास्ट में पॉइंट है इसका विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। जैसे कि अपने कहते हैं कि पूरा जो पृथ्वी है वो एक परिवार है, विश्व बंधुत्व की भावना है, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं। तो विश्व बंधुत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, विश्व बंधुत्व व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। सामाजिकता का अर्थ ये है कि अपने पूरे समाज को या पूरे देश को एक मानकर, पूरे विश्व को एक मानकर के चलना। क्योंकि आज अपने ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, एक आयत निरायत की बात करते हैं, एक राष्ट्र की, एक सभी राष्ट्रों को मिलजुल कर कार्य करने की बात करते हैं। तो जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो लंबे समय से चली आ रही है। आज उसकी आवश्यकता भी है। आज हम दूसरे देशों पर निर्भर भी है। एक देश एक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, किसी न किसी रूप से दूसरे पर आयत निरायत के रूप में या किसी टेक्निक के रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, ताकि जो बालक है वो क्या है, पूरे विश्व को एक समझ सके, पूरी विश्व की समस्याओं को एक समझ सके। ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि एक क्षेत्रता होती है, क्षेत्रता के अंदर होता है कि वो अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, उसके क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है। तो वो एक संकुचित भावना होती है। क्षेत्रता का मतलब है कि अपने क्षेत्र के बारे में और अपने समाज के बारे में सोचना, उसके विकास के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। इस प्रकार की जो भावना है वो एक संकुचित भावना है। लेकिन सामाजिक अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य है कि बालक के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय भावना का मतलब ये है कि पूरे विश्व को एक समझना, पूरे विश्व की समस्या को एक समझना। इस प्रकार से आज कोरोना महामारी चल रही है, यदि पूरे विश्व के अंदर चल रही है, यदि अपने देश के बारे में या अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, उसको अपने अंतर्राष्ट्रीय भावना के रूप में नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक सामाजिकता के अभाव हो जाएगा, सामाजिकता से दूर हो जाएगा। इस प्रकार से आज जब कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो हमें उसको विश्व बंधुत्व के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय भावना के अंदर ही लेना चाहिए। सभी सारा विश्व उससे बच सके, इस प्रकार के प्रयास हम करने चाहिए और इस प्रकार के प्रयास हम कर भी रहे हैं। विश्व स्तर पर इस कोरोना महामारी से निपटने
की क्या है प्रयास किए जा रहे हैं। इसी आधार पर अपने कहते हैं कि विश्व गुरुत्व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। तो इसमें अपने विश्व गुरुत्व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, किया जाता है, ये इसका मेन लक्ष्य है। तो मेन लक्ष्य के अंदर में देखिए कि सामाजिक अध्ययन के अंदर समाज में रहता कौन है, नागरिक रहता है। तो नागरिक सामाजिक अध्ययन का विषय तभी पूरा होगा जब नागरिक उत्तम होगा, नागरिक का उत्तम विकास होगा। तो उत्तम नागरिक का मतलब है उसके अंदर सभी गुण होने चाहिए जो एक नागरिक के रूप में नागरिक शास्त्र में बताए जाते हैं कि उसके अंदर सहानुभूति, सहयोग, दया, अपने प्रशासनिक ढांचे को समझना, अपने राजनीतिक अधिकारों का अधिकारों का उपयोग करना, ये सारे गुण इसके अंदर होने चाहिए। सामाजिक भावनाओं का विकास है। सामाजिक भावनाओं के अंदर जो समाज के अंदर रहते हुए जो भावनाएं हैं उसके अंदर होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति दया करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को समझना, एक समाज का दूसरे समाज के अंदर क्या प्रकार का संबंध है, इस प्रकार की सामाजिक भावनाएं हैं वो क्या है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो मानव मनुष्य समाज में नहीं रहता वो या तो देवता है या फिर पशु है। इसी प्रकार की सामाजिक समाज में रहेगा तो सामाजिक भावनाओं का विकास आवश्यक है। बिना सामाजिक भावनाओं के विकास के में वो क्या है समाज में नहीं रह सकता। जब समाज में नहीं रह सकता इसका मतलब उत्तम नागरिक नहीं है। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक समस्या हैं उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा, उसका निराकरण करने का भी प्रयास किया जाएगा। बालकों की विभिन्न वृत्तियाँ कलाओं का भी विकास करना, विभिन्न वृत्तियाँ हैं जो उसकी इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि उसके अंदर कलाएं या स्किल हैं उनका विकास किया जाए ताकि वो समाज के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर रूप से रह सके। विश्व गुरुत्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, पूरी विश्व की समस्या को एक अपनी समस्या समझना। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास का अर्थ है कि पूरे देश अपने पूरे विश्व को एक समझना है। इस प्रकार के लक्ष्य हैं निर्धारित किए जाते हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर। सामाजिक अध्ययन प्रणाली के जो लक्ष्य हैं ये अपने इसको आज पढ़ा है। इसके बाद जो उद्देश्य आते हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जब उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, मानव स्तर पर, वो भी अपने देखेंगे। तो लेकिन अपने आज लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कल इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं सामाजिक अध्ययन के उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।